हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जबकि वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी अपनी आँखें को खोलने के बाद वो अपने आसपास देखने लगा। फिर वो अपने सामने देखता है, वो अभी तक चेयर में बैठा था और बैठकर ही सो गया था। विंग उसके पैरों के पास अपने हेड को रखकर सो रहा था। ये देखने के बाद वांग जी सीधा होता है और फिर वो विंग की बालों को हाथ से सहलाने जा रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ को रोक लिया और अपने फिंगर्स को मुट्ठी में बंद करके अपने हाथ को उसके ऊपर से हटा लिया। वो अपने पैर की तरफ देखता है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। उसकी पैर को देखने के बाद वांग जी को समझ आ गया था कि विंग ने पूरी रात उसकी पैरों के ऊपर हील किया है, जिसकी वजह से उसका पैर अब ठीक हो चुका है। इसीलिए वांग जी वहाँ से उठता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला गया। वांग जी घर जा रहा था। वो लैंड मैंसन के बहुत करीब आ चुका था। फिर उसे लगा कोई उसे पीछा कर रहा है। फिर वो तभी अपना स्पेल पढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट पीछे कोई भी नहीं था। फिर वो बोलता है कि विंग सामने आओ, और फिर विंग अचानक ही हंसते हुए सामने आते हुए बोलता है कि लंजा, तुम बहुत कमज़ोर थे, लेकिन तुम्हारे कान अभी भी कितना तेज़ है। तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैं तुम्हारी पीछा कर रहा था। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, तुम ही मेरे आगे आगे चल रहे हो। वांग जी बोलता है कि मजाक बंद करो और बताओ मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। विंग उसे बोलता है कि तुम कितने मतलबी हो लंजा, मैंने तुम्हारी मदद किया और तुमने बिना थैंक यू बोलकर ही वहाँ से चले आए, मुझे बिना बता के। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि मुझे घर जाना है, तुम्हारी तरह मुझे ऐसे नहीं रहने की आदत नहीं है और मुझे बहुत काम है। तुम्हारी तरह मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि अच्छा, फिर तुम मुझे बता सकते थे ना कि तुम घर जा रहे हो। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे इंसान को बताने की कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि अगर वो डेमन तुम्हारे ऊपर दोबारा हमला कर देता तो। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। देखो, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ। दरअसल मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछे पीछे आ रहा था, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद लान वांग जी उसे बोलता है कि अकेला, तुम मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। इतने सालों से मैं अकेला ही हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। और फिर वो रुक जाता है और रुकने के बाद वो अपनी गहरी सांस छोड़ता है। विंग उसे बोलता है कि अकेला, बट मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी हंसकर बोलता है कि क्या पागल। और ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वांग जी सुनने के बाद बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम कब मेरे साथ थे, मैं तो अकेला ही था ना। इतने साल से मैं अकेला हूँ, मैं अकेला खुद को संभाल सकता हूँ, इसीलिए तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि गलत बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। ये सुन के विंग की तरफ वांग जी देखता है। विंग उसे बोलता है कि लंजा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगा। जब तुम कमरे में रहते थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम कहीं पर भी जाते थे मैं तुम्हारे साथ जाता था, और यहाँ तक कि तुमने जब हमारे बच्चे को बर्थ दिया था तब भी मैं तुम्हारे साथ था। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, हमारा बच्चा? खबरदार, जो युवान को तुम्हारे बच्चे की नाम देना चाहा, वो सिर्फ मेरा बच्चा है, वो उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो सिर्फ मेरा है, मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह से जितना भी बोल लो कि वो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन तुम इनकार नहीं कर सकते, वो हम दोनों का बच्चा है। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि मेरे बच्चे से दूर रहना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि उसमें मेरे जैसा हर एक गुण है, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि क्या? और ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि उसमें डेमोनिक पावर है, बिल्कुल मेरे जैसा, वो भी ब्लैक रोब्स पहनता है, तो तुम ऐसा क्यों बोल सकते हो कि वो मेरा बच्चा नहीं है, वो बिल्कुल मुझ पर गया है। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि बकवास, और फिर वांग जी अपने रास्ते जाने लगता है। फिर वांग जी को विंग बोलता है कि मैं जो हर काम कर सकता हूँ वो युवान कर सकता है। ये सुनने के बाद
वांग जी पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि मुझे पता है, क्योंकि उसके बर्थ के टाइम मैं तुम्हारे साथ जो था। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि तो फिर मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ थे। विंग उसे बोलता है कि मैंने मेरा स्मेल को छुपा लिया था, इसीलिए तुमने कभी भी महसूस नहीं किया कि तुम्हारा विंग तुम्हारे पास ही है, बट मैं तुम्हारे पास ही था। ये सुनने के बाद लान वांग जी बोलता है कि बकवास, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जब वांग जी घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है तभी उसके रुप्स के अंदर से वो नुकीली कील नीचे गिर जाती है जो कि युवान के पास था। विंग जब उस कील को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग वांग जी से पहले ही उस कील को ज़मीन के ऊपर से उठा लेता है और बोलता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये दरअसल मुझे युवान के पास से मिला था। ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि ये युवान के पास कहाँ से आया। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि उसने मुझे कहा कि ये उसे लैंस जैन के कमरे से मिला है, भैया के पास से। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि ओह नो, ये तो बहुत ख़तरनाक है। ये सुनने के बाद वांगजू से पूछता है कि खतरनाक, इससे क्या होगा, क्या मेरे युवान का कुछ तो नहीं होगा ना। ये सुनने के बाद विंग उसे बोलता है कि नहीं, उसको कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास डेमोनिक पावर है, और ये कील उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि वो मेरा बच्चा है। ये सुनने के बाद वांगजू से बोलता है कि तो फिर तुम इसे इतना ख़तरनाक क्यों बोल रहे हो। ये सुनने के बाद वांगजू से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लैंस जैन भैया के लिए ख़तरनाक है। ये सुनने के बाद वांगजू से बोलता है कि क्या खतरनाक, इससे क्या होगा। ये सुनने के बाद विंग से बोलता है कि तुम जानते हो ये किल क्या है। ये एक जहरीला किल है, और पता है ये अगर किसी इंसान की शरीर के अंदर जाता है ना तो उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, उसकी पूरा बॉडी कोमा में चली जाती है। वो ज़िंदा तो रहता है, उसे सुनाई देता है, उसे महसूस भी होता है, बट वो बोल नहीं पाता है, ना ही हिल पाता है। ये सुनने के बाद वांग जी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसे लगा कि विंग झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, उसे यकीन भी नहीं हो रहा था वैसे भी। और फिर विंग उसे बोलता है कि अगर ये किल किसी के अंदर 10 साल के ज़्यादा बीत गया होगा और उसके अंदर ही रहता है तो धीरे धीरे वो उसके दिल को काबू कर लेता है और फिर उस इंसान की मौत हो जाती है। और फिर ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ हमारे कबीले में नहीं है। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग उसे बोलता है कि लंजा, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। प्लीज़ इस अंगूठी को अपने पास रख लो, मैंने इसे बहुत मुश्किल से बनाया है। ये सुनने के बाद वांग जी से बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, अपने अंगूठी को मुझसे दूर रखो। ये सुनने के बाद विंग ज़बरदस्ती उसके हाथों में वो अंगूठी को देते हुए बोलता है कि जब तुम इस अंगूठी को घिसोगे और मेरा नाम लोगे तब तुरंत मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, और ये अंगूठी तुम्हारे पास जब तक रहेगी तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अंगूठी को थोड़ी देर देखने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद वो झाड़ियों की तरफ अंगूठी को फेंक दिया। विंग बोलता है कि ये तुमने क्या किया, इस अंगूठी को फेंक क्यों दिया, मैंने इसे कितने मेहनत से बनाया था तुम्हारे लिए, मैं 6 साल से इसे बना रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो झाड़ियों में उस अंगूठी को ढूंढने लगता है। वांग जी थोड़ी देर उसे देखने के बाद वहाँ से चला गया और जाते हुए बोलता है कि बकवास। और फिर विंग थोड़ी देर ढूंढने के बाद बोलता है कि लंजा, तुमने इसे कहाँ घुमा दिया है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। और फिर वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि लान वांग जी वहाँ से चला गया है। विंग बोलता है कि अरे नहीं, अंगूठी खो गया, और फिर विंग भी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वांग जी पेड़ों के पीछे से निकल के आता है और फिर वो झाड़ियों के पीछे जाकर अंगूठी को ढूंढने लगा। वो अंगूठी को इधर उधर ढूंढता है और रोने लगा, विंग तुम्हारी अंगूठी कहाँ चली गई। और फिर थोड़ी देर बाद एक पेड़ के नीचे उसे वो अंगूठी मिल जाती है, और अंगूठी को वो उठाते हुए बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद वो अंगूठी को लेकर वहाँ से चला गया। फिर विंग बाहर आता है और उसके बाद वो कमर में हाथ रखते हुए बोलता है कि अच्छा, प्यार भी करते हो और नाराज़ भी हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा लंजा। और फिर विंग हंसने लगता है मन ही मन। इधर लान वांग जी लैन मैंसन के बहुत करीब पहुँच चुका था। तभी लान वांग जी को पीछे से कोई बुलाता है, बेटा। ये सुनने के बाद लान वांग जी पीछे मुड़ता है। लान वांग जी बोलता है कि दाइमा, आप यहाँ।
वो पर्सन बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम हांगवान जुन हो ना। ये सुनने के बाद लान वांगजी दाइमा को बो करते हुए बोलते हैं कि हाँ आपका शुक्रिया। ये सुनने के बाद दाइमा बोलती है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और वो ठीक ही है। ये सुनने के बाद दाइमा बोलता है कि अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे दोनों बच्चे अच्छे ही होंगे क्योंकि तुम जो इतने अच्छे हो। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि दोनों बच्चे? दाइमा आपको कोई गलती हुई है, मेरा तो एक ही बच्चा है ना। ये सुनने के बाद दाइमा बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो बेटा, तुमने दो दो बच्चे का जन्म दिया था और तुम बोल रहे हो तुम्हारे एक बच्चे हैं। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि दो दो बच्चे, ये आप क्या बोल रहे हो, मेरा तो एक ही बेटा है और उसका नाम युवान है। तभी दाइमा बोलते हैं कि जब तुमने दो बच्चे की बर्थ दिया था तब तो मैं तुम्हारे पास था ना, तो वो दो बच्चे मैंने मेरे अपनी आंखों के सामने ही बर्थ होते हुए देखा है और तुम बोल रहे हो कि तुमने एक बच्चे के जन्म दिया है। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि क्या 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 कह रहे हो आप, मैंने दो बच्चों को बर्थ दिया था। ये सुनने के बाद दाइमा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें भूलने की आदत लग गई है, जाओ जाकर घर जाके आराम करो, मुझे अभी कहीं जाना है, इसीलिए बाय बेटा। और ये बोलकर वह पर्सन वहाँ से चला गया। ये सुनने के बाद वांगजी जैसे आसमान से गिरा। उसके दो बच्चे हुए थे बट उसके पास तो सिर्फ युवान है, एक और बच्चा कहाँ है। क्या सच में वांगजी ने दो दो बच्चे के बर्थ दिया था बट एक बच्चा कहाँ गया उसका। ये सब वांगजी सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोलता है कि मेरा एक और बच्चा कहाँ है मेरा एक और बच्चा। मैंने जब उसे बर्थ दिया था तब तो वहाँ पर वेन चाओ मौजूद था ना, वेन चाओ को पता होगा कि मेरा एक और बच्चा कहाँ है। और फिर ये बोलने के बाद लान वांगजी लान मेंशन की तरफ जाने लगता है। लान मेंशन में जाने के बाद उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मेंशन के अंदर सब कुछ अजीब सा था, कुछ डिसिपल्स गायब थे, कुछ जो कि गार्ड्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे। वांगजी धीरे धीरे अंदर जाता है और फिर वो अपने भाई के कमरे की तरफ जाता है। वो सबसे पहले अपने भाई से मिलना चाह रहा था। वो अपने भाई के कमरे में जाता है और जाने के बाद देखता है कि युवान रोते हुए उसकी मामा के साथ बात कर रहा था। वांगजी उसके पीछे से बोलता है कि युवान तुम किससे बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद युवान पीछे मुड़ते हुए बोलता है कि मामा से बात कर रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या मैं मामा से बात करता हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी उसे बोलता है कि मामा से बात कर रहे हो बेटा, बट वो तो 6 सालों से कोमा में है ना, वो तो 6 सालों से बेहोश है, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे थे। युवान से बोलता है कि मैं बात कर सकता हूँ मामा से, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, मैं उनसे ही बात कर रहा था, मैं पागल नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी पूरा हक्का बक्का हो जाता है। फिर वो विंग की बात से याद करने लगता है। विंग ने उसे बताया था कि युवान मेरा बच्चा है और उसके पास मेरी हर एक पावर है, जैसे कि मेरा डेमोनिक पावर। ये सुनने के बाद वांगजी युवान के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम सच में उसके साथ बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके साथ बात कर रहा था। फिर वांगजी से बोलता है कि क्या तुम उनके साथ मेरी बात करवा सकते हो। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि नहीं, इस पावर से सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वांगजी रोने लगता है और बोलता है कि भाई क्या आप कभी भी होश में नहीं आओगे, क्या आप ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेहोश रहोगे। ये सुनने के बाद मामा पूरी ज़िंदगी भर ऐसे बेहोश नहीं रहेंगे, वो ठीक हो सकते हैं। ये सुनने के बाद वांगजी से बोलता है कि क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। ये सुनकर युवान बोलता है कि हाँ मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर वांगजी बोलता है कि कैसे, तुम ठीक कैसे कर सकते हो। युवान बोलता है कि दरअसल मैं उन्हें कुछ दिन से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो लैन सिचन के ऊपर से चद्दर को हटाने के बाद उसकी अपर रोब्स को खोलता है और खोलने के बाद जो नज़ारा था वांगजी से देखकर कपकपा रहा था। वही नुकीले किल उसकी भैया की पूरी बॉडी के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम थी और कुछ किल के जो होल होते हैं वो था बट किल नहीं था। ये देखने के बाद वांगजी बोलता है कि बाकी के किल कहाँ गए, दाग अभी तक हैं। ये सुनने के बाद हमारा लिटिल युवान बोलता है कि मैंने बहुत मुश्किल से 4-5 किल को निकाल लिया है और आपके पास जो किल है उसे भी मैंने निकाला था, लेकिन तुमने इसे निकाला कैसे। ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि वो मेरा खून देकर। ये सुनने के बाद वांगजी उसके शोल्डर को पकड़ते हुए बोलते कि तुम पागल हो क्या, तुम छोटे से बच्चे होकर ये सब कर रहे थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
युवान उसे बोलता है कि मैं डर गया था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया। मुझे मामा को ठीक करना है। मामा बहुत दर्द में है मॉम। ये सुनने के बाद वांगजी से बोलता है कि क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? युवान बोलता है कि हाँ, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए यान लोहा चाहिए। ये सुनने के बाद वांगजी उसे बोलता है कि मैं दूंगा तुम्हें यान लोहा, इसे ठीक करो। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है। तुम्हारा एक और भाई, अभी छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले भैया को ठीक होना है। उसके बाद मैं भैया को सारे के सारे काम सौंप कर मैं खुद उस बच्चे को ढूंढने जाऊंगी जिसे मैंने बर्थ दिया था और जो मेरे मेरे से खो गया है। फिर युवान बोलता है कि तो फिर यान लोहा की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें ठीक करने के लिए। ये सुनने के बाद वांगजी अपनी पावर्स यान लोहे को उनके सामने ले आते हैं और लाने के बाद वो युवान को बोलता है कि ये लो यान लोहा, और क्या चाहिए। उसके बाद युवान बोलता है कि मैं मैं खून तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप खून दे सकते हो? ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है कि क्या मेरा खून चाहिए? ये सुनने के बाद युवान बोलता है कि इस लोहे को जागृत करने के लिए आपका खून चाहिए, नहीं तो ये लोहा जागृत नहीं होगा, क्योंकि ये लोहा सिर्फ आप ही कंट्रोल कर पाते हो। यह सुनने के बाद वांगजी अपनी तलवार को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद वो अपने हाथ को काट दिया और काटने के बाद उसका सारा ब्लड जाकर यहाँ लोहे के ऊपर लगता है और उसके बाद तुरंत ही युवान अपने पावर का यूज़ करता है और उसके ऊपर वार किया, जिसकी वजह से यहाँ लोहा चमकने लगा। युवान अपनी पावर को लगातार यूज़ करते ही जा रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ लोहा और भी ज़्यादा चमकने लगता है। वांगजी ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। उसने पहली बार युवान का इतना पावर देखा है। युवान इतना पावरफुल है, उसे पता ही नहीं था। ये तो विंग का डुप्लीकेट है। ये सोचकर ही वांगजी को डर लग रहा था कि युवान कुछ गलत ना कर दे। फिर युवान धीरे धीरे उस यान लोहे को बेड के ऊपर ले जाता है। यान लोहा हवा में था और नीचे लैंस चैन की बॉडी थी और वहाँ से यान लोहा घूमने लगता है गोल गोल। और फिर युवान फिर से अपने स्पेल पढ़ता है और पढ़ने के बाद यान लोहे के ऊपर फिर से वार किया और यान लोहा एक एक करके सारे के सारे किल को उसके अंदर खींचने लगे। एक एक करके लैंस चैन के अंदर जितने सारे किल थे वो सारे के सारे निकलते जा रहे थे और यान लोहे के अंदर चिपकते हुए गायब हो रहे थे। वांगजी ये नज़ारा देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ प्रे कर रहा था कि प्लीज़ भैया आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए प्लीज़। और तभी एक लास्ट किल समाने के बाद यहाँ लोहा एक जोर से रोशनी पैदा करती है और फिर ब्लास्ट के जैसे ब्लास्ट होता है ना, वैसा कुछ हुआ और युवान को जाकर लगा, युवान धड़ाम से जाकर दीवार से टकरा जाता है और वो नीचे गिर गया और उससे खून की उल्टी होती है। और ये देखकर वांगजी डर गया। वांगजी जाकर युवान को उठा लेता है, बोलता है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? युवान बोलता है कि मॉम मैं ठीक हूँ। और तभी वांगजी से बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। और फिर तभी वो युवान की तरफ देखता है जो कि सामने की तरफ देखकर ना स्माइल कर रहा था। फिर वांगजी धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाता है। सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान था। लैन से चैन उठ गया था और उठने के बाद वो बेड के ऊपर बैठ गया था और वो अपने दोनों हाथों को हिला हिला के देख रहा था, दोनों पैरों को हिला हिला के देख रहा था। और फिर वो उनकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। युवान बोलते कि मामा जी आप ठीक हो गए, आप होश में आ गए, आखिर मैंने कर दिखाया। वांगजी अपने भाई को अपने सामने ऐसे अच्छे ठीक होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे, वो रोने लगा। वो लैन सिस्टन के हाथ को जाकर पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलते कि भैया भैया आखिर आप ठीक हो गए। मैं आपके लिए कितना चिंता कर रहा था, मुझे लगा कि आप कभी भी ठीक नहीं होंगे उस विभूषण की वजह से। और तभी लैन से चैन बोलता है कि नहीं, विभूषण की वजह से नहीं, विंग ने कुछ भी नहीं किया। ये सुनने के बाद वांगजी की आसमान जैसे उसके सिर के ऊपर गिर गया था टूटकर। वो बोलता है कि विंग ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये सुनने के बाद लैन सिचैन बोलता है कि ये सब कुछ वेन चाओ ने किया है। और फिर उस दिन जो जो कुछ हुआ था, कैसे वेन चाओ ने विंग को धोखा देकर उसकी तलवार लेकर लैन चरण के ऊपर वार किया था, लैन चरण को मार दिया था, लैन सिचैन की आत्मिक शक्ति को छीन लिया था और विंग के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाया था। सब कुछ वांगजी के सामने क्लियर कर देता है। ये सुनने के बाद वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी रोते हुए बोलता है कि क्या विंग ने कुछ भी नहीं किया था और मैंने उसे कितना गलत समझा, मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया, मैंने उसे कोड़े मारे। ये बोलकर
वांग जी रोने लगता है और फिर वांग जी बोलता है कि वेन चाओ तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है और फिर वो देखता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। और फिर वांग जी बोलता है कि कौन है वहाँ। और तभी वेन चाओ क्लैप्ट करते हुए अंदर आता है, बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, कितनी जल्दी तुम्हें सच पता चल गया और तुम्हारे बच्चे की जो तारीफ करनी पड़ती है। इसने यान लोहे को एक्टिव करने के बाद तुम्हारे भाई को ठीक भी कर दिया। सच में इसने प्रूफ कर दिया कि ये विंग का बेटा है और इसके पास डेमोनिक पावर है। वांग जी बोलता है कि नहीं, इसके पास कोई डेमोनिक पावर नहीं है। और फिर वो युवान को अपने हाथ से अपने पास खींच लेता है। और तभी वेन चाओ वांग जी के पास आते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया है तो तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और फिर वेन चाओ उसे बोलता है कि वो यान लोहा और ये बच्चा मुझे दोनों चाहिए, क्योंकि ये बच्चा अब उस यान लोहे को कंट्रोल कर सकता है। इसका खून काफ़ी है मेरे लिए। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे से नहीं। प्लीज़ उसे कुछ मत करना। और यान लोहा मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। इस यान लोहे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये सुनने के बाद लान वांग जी की बालों को वेन चाओ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ना बोलोगी, अभी के अभी वो यान लोहा मुझे दे दो। और तभी एक तेज सी लाल रोशनी आकर वेन चाओ के ऊपर लगता है और वेन चाओ सीधा रूम से बाहर जाकर बाहर गिरता है। और फिर वेन चाओ के मुंह से खून निकलने लगा। फिर तभी उस घर के अंदर से युवान बाहर आते हुए बोलते हैं कि खबरदार, अगर तुमने मेरी मॉम के ऊपर हाथ भी उठाया तो हाथ भी लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर वेन चाओ हंसने लगता है और फिर अपने मुंह से ब्लड को पोंछते हुए बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तुम सच में विंग का बेटा हो। तुमने प्रूफ फिर से एक और बार किया, बट तुम्हारे लिए मेरे पास एक और प्लान रेडी है। मुझे पता था लान वांग जी, तुम कल घर नहीं आए थे। मुझे शक हो रहा था कि कहीं तुम विंग के साथ तो नहीं हो, इसीलिए मैंने पहले से प्लान बना के रखा था। अगर कुछ हुआ तो मैं तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लूँगा, और आज तुमने वही किया। तभी वांग जी से बोलता है कि वेन चाओ तुम अपने सारे हदें पर कर रहे हो, अभी देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। अपने सारे डिसिपल्स को वांग जी बोलता है कि इसे गिरफ्तार कर लो और इसे काल कोठरी में डाल दो। बट कोई भी डिसिपल्स आगे नहीं आ रहे थे। ये देखकर वांग जी हैरान था। फिर वेन चाओ हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे तुम्हारे डिसिपल्स हैं। ये सुनकर वांग जी उन सबके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल लान मेंशन के डिसिपल्स नहीं थे। वेन चाओ उसे बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि तुम धोखेबाज इंसान। और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि वो यान लोहा मुझे दे दो। तभी युवान वेन चाओ के ऊपर बार करते हुए बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मेरी मॉम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तुम्हारी आंख नोच लूँगा मैं। फिर युवान को देखते हुए बोलता है कि पहले तुम्हें रोकना पड़ेगा। और फिर वो एक सीटी बजाता है और वहाँ पर उसका जादुई उल्लू आकर एक पिंजरा तैयार करता है। और तैयार करने के बाद वो युवान के ऊपर गिरा दिया और युवान पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। सो फिर गाइज इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, तो मिलती हूँ न्यू पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।